अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हसनैन लोधी। जैसे कि आप मुझे पहले भी जानते हैं, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस वक्त इंडिया में श्रीनगर में कश्मीर में तो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। G20 कॉन्फ्रेंस के पहले उसके बारे में जानेंगे कि G20 कॉन्फ्रेंस क्या है, G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और उनके मकासद अगराज़ व मकासद क्या हैं। तो पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। G20 20 ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है दुनिया की, जिसमें 19 ममालिक शामिल हैं और एक 20वां यूरोपीय यूनियन शामिल है एज ए होल, मतलब वो की नुमाइंदगी करते हैं यूरोपीय यूनियन। और इनके अगराज़ व मकासद ये हैं कि ये मुल्क में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमीज़ हैं, जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं या डेवलपिंग में हैं, जो प्रोग्रेस अच्छी कर रही हैं। हर साल इनकी एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग में मतलब अपने अगराज़ व मकासद तय करते हैं कि हम पूरी दुनिया में क्या क्या ज़रूरत है, ग्लोबल इकॉनमीज़ को किस तरह प्रोग्रेस करना है, और वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में इन्होंने डिस्कस करते हैं। मतलब दुनिया में ग्लोबली जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उन पे ये डिस्कस करते हैं बैठकर, और उनके मसाइल हल करते हैं अपनी अपनी मुल्क की तरफ से। इन ममालिक का तकरीबन दुनिया में जो 80% प्रोडक्ट सेल होती है उन पर इनका कब्ज़ा है। 60% ये लैंड पर काबिज़ हैं, और 75% आप इन्हें कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रही है दुनिया के अंदर, उस पर भी ये 20 ममालिक काबिज़ हैं। और इनके अंदर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, तो आज जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मतलब 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक वो 3 दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी श्रीनगर के अंदर। तो उसके अंदर इंडिया इस साल होस्ट कर रहा है। G20 में जो ममालिक शामिल हैं उनके नाम तकरीबन इस तरह हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, इंडिया है, रशिया है, और साउथ अफ्रीका उसमें हम कह सकते हैं, तुर्की है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड भी है शामिल, चाइना है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, और 20वें जो है वो यूरोपीय यूनियन इसकी नुमाइंदगी करता है। इसमें तकरीबन वो एज ए गेस्ट भी कुछ ममालिक को बुलाते हैं, जिसमें स्पेन शामिल है, और मुख्तलिफ़ इदारों को भी मदऊ करते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, और इसी तरह को बड़े यूनिसेफ शामिल हो जाती है। बाज़ ममालिक इसके अंदर शामिल होते हैं। G20 ममालिक के 5 ग्रुप बने हुए हैं, जो हर साल उन 5 ग्रुप्स के अंदर से ही एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो टन्योर शुरू होता है 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक वो टन्योर होता है। उसके अंदर वो एक मुल्क उसकी कॉन्फ्रेंस भी उसी के मुल्क अंदर होगी। इस टन्योर के अंदर जिस मुल्क के पास प्रेसिडेंट बनता है वही इसकी नुमाइंदगी करता है, और वो कॉन्फ्रेंस भी उस साल उसी मुल्क के अंदर होती है। इन ममालिक का अगर आप देख लें, कोई जिस तरह यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, और इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ नहीं होता, तो मतलब जिस मुल्क के पास इसकी होस्टिंग के इख्तियार चले जाते हैं, वही इसका मतलब एज ए हर चीज़ मैनेज करता है। वही इसका सेक्रेटेरिएट भी उसी मुल्क के अंदर, उस साल के अंदर उसी मुल्क के अंदर, और वहीं उन्हीं का ही मुल्क वो स्टाफ भी एज ए प्रोवाइड करता है। 2010 के अंदर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे निकोलस सरकोजी, उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया कि हम इसका भी एक सेक्रेटेरिएट, G20 ममालिक का भी एक सेक्रेटेरिएट बनाएं, यूनाइटेड नेशन की तरह हो, जो पेरिस में या और किसी ममालिक में उसका हेडक्वार्टर बन जाए। लेकिन ब्राज़ील और चाइना ने इसकी सपोर्ट भी की, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटेरिएट के लिए। लेकिन जो जापान था उसने इसको प्रपोज़ल को निगलेक्ट कर दिया, कि वो साउथ कोरिया ने एक प्रपोज़ल दी कि हम एज ए अल्टरनेटिव एक साइबर, इसका मतलब साइबर सेक्रेटेरिएट बना देते हैं, कि जो कहीं भी हो G20, मतलब जिस ममालिक के भी अंदर हो रहा हो, तो वहाँ पे वो अमला उसको मैनेज करे। लेकिन अब OECD के थ्रू एक सेक्रेटेरिएट इनका काम कर रहा है। हर साल ये G20 कॉन्फ्रेंस में ये एज ए स्पेन को मतलब अपने अंदर
एज ए गेस्ट मदऊ करते हैं, और अफ्रीका के कोई 2 ममालिक को, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 ममालिक को अपने अंदर एज ए गेस्ट मदऊ करते हैं कि आएँ, वो हमारी कॉन्फ्रेंस को देखें। और जो कोई भी दुनिया के अंदर कोई मामलात हैं इकॉनमी के रिलेटेड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकॉनमी, कोई सयाहत के रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जो भी मामलात हैं, उनको उन पे बहस की जाए और उनको हल किया जाए। G20 जो ममालिक थे, इनका जो आगाज़ हुआ है वो 1999 में हुआ है। मतलब जब आप देखते हैं कि दुनिया में एक वर्ल्ड इकॉनमी का क्राइसिस आया है, तो उस इकॉनमी के क्राइसिस को डील करने के लिए जो दुनिया की बड़ी मईशियत थी, उन्होंने इकट्ठे होकर इसको हल करने के लिए, उस इकॉनमी क्राइसिस को हल करने के लिए कुछ इक़दाम उठाए। इस दफ़ा जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इंडिया के शहर श्रीनगर में हो रही है। श्रीनगर, जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर वाक़या है, और वो एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पे पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी दे चुका है। पाकिस्तान और इंडिया का मेन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो कश्मीर पे ही चल रहा है। कश्मीर एक वजह तनाज़ा है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान इन G20 ममालिक में शामिल नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हर फारम पे कश्मीर के इशू से इंडिया की मुखालफत करता है, और इंडिया उसको एज ए मतलब ये कंसिडर करता है कि हमारा ये स्टेट का इनर मैटर है, लेकिन ये स्टेट का इनर मैटर नहीं है। हम आर्टिकल 370 जब इन्होंने लगाया तो उसको मतलब कश्मीर की एक ऑटोनमस पावर जो थी उसको ख़त्म करने की इंडिया ने कोशिश की। और आज G20 कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के अंदर रखने की वजह भी ये है कि लोग जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं वो श्रीनगर कश्मीर के अंदर आएँ और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और वहाँ की इकॉनमी और वहाँ की सेहत को मतलब फ़रोग़ दें। इसलिए पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे, चाइना ने वहाँ पे जाने से मतलब बाइकॉट का ऐलान किया है। चाइना एक बहुत बड़ी एशियन इकॉनमी है, और उन्होंने वैसे पाकिस्तान की दोस्ती में भी, और उनका अपना भी कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख के मामले में, कश्मीर में जो लद्दाख का एरिया है उस पे कुछ हिस्से पे चाइना काबिज़ है, जो इंडिया के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ से भी चल रहा है। लेकिन चाइना ने G20 समिट में जाने से मुखालफत कर दी। और इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे, सऊदी अरब, तुर्की, उन्होंने भी कोई एज सच मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया इंडिया को, जिसकी वजह से इंडिया में कुछ खलबली मची कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस हिसाब से अच्छी है, किस तरह अच्छी आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क हो के वो अपने उसके जो दोस्त ममालिक हैं वो इंडिया में आने से गुरेज़ा हैं। जो G20 कॉन्फ्रेंस जो एक दुनिया में एक बड़ी अहमियत की हामल रखती है उसमें वो शामिल नहीं हो रहे, तो इंडिया में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये बड़े सवालात उठ रहे हैं। इसको हम पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की अच्छाई भी कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा नैरेटिव जो दुनिया के अंदर सुना जा रहा है कि कश्मीर एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है, आप उस कन्फ्लिक्टेड एरिया के अंदर क्यों जा रहे हैं, तो हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर करें। तो कुछ ममालिक ने पाकिस्तानी के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश भी की है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस का बाइकाट भी किया है, जिससे इंडिया काफ़ी परेशान होता हुआ नज़र भी आया है हमें। इसी तरह जब हम इंडियन इकॉनमी को देखते हैं तो इंडियन इकॉनमी इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। तो अगर हम पाकिस्तान का उससे मुआवजा करते हैं तो इंडियन इकॉनमी का इस टाइम जो हुजम है वो $3.5 ट्रिलियन उसका हुजम है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी से तकरीबन 10 से 15 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान एक गरीब ममालिक में शामिल होता है। अगर इंडिया को हम देखते हैं G20 कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वही ममालिक शामिल हैं जो इस वक्त जिनकी इकॉनमी बड़ी है और जो दुनिया के 80% वसाइल पर काबिज़ हैं। पाकिस्तान और इंडिया 1947 में इकट्ठे वजूद में आते हैं, लेकिन जो उस वक़्त के वसाइल थे वो उनकी मुनसफ़ाना तकसीम ना होने की वजह से जो उस वक़्त तकरीबन 1921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बरसगीर के अंदर मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ 37 यूनिट्स पाकिस्तान को दिए गए और बाकी जिन पर इंडिया काबज़ हो गया। लेकिन पहले 40 साल की दहाई अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो 6% थी और इंडिया की 4% थी। पाकिस्तान जब कोल्ड वार स्टार्ट हुई, कोल्ड वार के अख्ताम के बाद पाकिस्तान में मजहबी जनूनियत आ गई। इंडिया ने अपनी ग्रोथ उसी तरह ही जारी रखी, लेकिन हमने तालिबान क्रिएट कर दिए अमेरिका के कहने पर। तालिबान के नाम पे हम पैसा लेने लगे, हमारी तरजीहात मतलब चेंज हो गई।
तो जिसकी बिना पर हम हमारी इकॉनमी का डाउनफॉल वहाँ से स्टार्ट हो गया है। जैसे हम पिछले साल देखते हैं पीडीएम की हुकूमत को देखते हैं, पीडीएम की हुकूमत ने तो मुल्क का जैसे भट्टा ही बैठा दिया है ना। ये हालत हो गई है कि पीडीएम की हुकूमत जब से आई है साल में, पीछे इमरान खान का दौर देख लें तो उसमें भी इकॉनमी का डाउनफॉल हुआ है, हम पे कर्ज़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। पीडीएम की हुकूमत आ गई है, देख लें अब ना आईएमएफ हमसे मुज़ाकरात करने को तैयार है, आईएमएफ हमें पैसा देने को तैयार नहीं है। 1 या 2 बिलियन डॉलर के पीछे हमारी लकीरें निकलवा रहा है वो आईएमएफ। और साथ हम जैसे देखते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक के पास हम भीख मांगने कटोरा लेकर निकल जाते हैं, चाइना चले गए, यूएई चले गए, दुबई चले गए, या सऊदी अरब चले गए, तुर्की चले गए। हमारी ये हालत हो चुकी है कि कोई भी हमें पैसा देने को तैयार नहीं है। हम बहुत ही मतलब कुसम परसी के हालत में है हमारी। जब आवाम को हम देखते हैं, आवाम में इतनी महंगाई हो चुकी है हर चीज़ों की कि वो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए जो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन होता है, G20 ममालिक में इंडिया ज़ाहिर बात शामिल है। G20 ममालिक में वही मुल्क शामिल हैं जो 80% वसाइल पर काबिज़ हैं दुनिया के, और मुख्तलिफ जो उन्हें लगता है कि कुछ ममालिक जो अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे मुकाबले में आने की कोशिश करते हैं, उन्हें वो एज ए गेस्ट वहाँ पे मदऊ कर लेते हैं। इसलिए इंडिया पाकिस्तान को चाहिए कि हमें कुछ मसाइल से, अपनी सियासी मसाइल से, अपनी दूसरे माशी हालात पे बेहतरी की तरफ हमें राग़ब होना चाहिए। अपने माशी हालात पे ज़ोर देना चाहिए, इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए, जिससे हमारे मुल्क में भी तरक्की होगी और हम कल को इंडिया की हमारी अच्छी फ़ॉरेन पॉलिसी भी होगी, जिससे हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी इकॉनमी पे ध्यान दें। आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।